हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को 12th इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 26 से आगे, है ना, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक विद सॉल्यूशन देख चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग उसको कंप्लीट भी कर लिए होंगे। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है जो शॉर्ट आंसर आपको देनी है। वो 4 मार्क्स के आपको थ्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर के 3 प्रश्न, जहाँ से आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, यानी एक क्वेश्चन का नंबर कितना होगा? 3 नंबर। उस टाइप का आपको एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का और उस टाइप का आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। ठीक है, तो चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या करता है कि उदासीन वक्र की किन्हीं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी उदासीन वक्र जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं और हिंदी में जिसे हम लोग तटस्थता वक्र के माध्यम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उदासीन वक्र के बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग डिफरेंशन, बहुत तरह के डिफरेंशन दिए हैं। तो हम उसमें एक निचोड़ निकाले और जो सबसे बेहतरीन, सबसे सुविधाजनक जो डिफरेंशन है उसको मैं यहाँ पर आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे देखिए, वैसा वक्र जिसके सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, प्राप्त हो, उदासीन वक्र कहलाता है। इसे तटस्थ वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपका क्वेश्चन बना सकते हो उदासीन वक्र की किन्हीं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, या तो फिर उदासीन वक्र तटस्थ वक्र की किन्हीं विशेषताओं की व्याख्या करें। आपको देखिए यहाँ डिफिनेशन हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन चूंकि 4 मार्क्स के हैं इसलिए वहां डिफिनेशन देना आवश्यक है। और मान लीजिए बाई चांस कभी पूछ दे कि उदासीन वक्र से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताओं की व्याख्या करें, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ डिफिनेशन के साथ। ठीक है, चलिए, तो वैसा बिंदु जिस पर समान संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि, ऐसा नहीं कि कहीं संतुष्टि ज्यादा और कहीं संतुष्टि कम, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन वक्र या तटस्थ वक्र। इसकी कुछ विशेषताएं देखिए। पहला है उदासीन वक्र दाहिनी ओर नीचे झुका हुआ होता है। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ में देख रहे हैं दाहिनी ओर नीचे, देखिए ऊपर से नीचे गिर रहा है और किस ओर गिर रहा है? दाहिनी ओर। ठीक है, यहाँ पर IC1 IC2 करके लिखा हुआ, चूंकि 3 इंडिफरेंस कर हम यहाँ लिए हैं। अब एक ग्राफ में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर ले सकते हैं। ठीक है, तो किधर झुका हुआ है? दाहिनी ओर नीचे झुका हुआ है, देख रहे हैं ना। उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। मूल बिंदु कौन है? हमारा ये है। ठीक, अब उन्नतोदर का मतलब होता है कि मूल बिंदु से दूर। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से गिरा हुआ जाकर के दूर गया। ठीक, और अगर यदि यहाँ पर केवल रहता नतोदर, अगर ये नतोदर रहता तो ये जो वक्र था इधर इस ओर मुड़ा हुआ रहता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उन्नतोदर होगा। ठीक, तीसरे इसकी विशेषता है उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। देखिए ये उदासीन वक्र है, ये उदासीन वक्र है, ये उदासीन वक्र है। ये तीनों उदासीन वक्र जो है वो एक दूसरे को कभी भी ऐसे कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनमें से एक विशेषता ये भी है कि उदासीन वक्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। चौथा, उदासीन वक्र एक से अधिक हो सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 IC मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व, IC1 मतलब इंडिफरेंस कर्व पहला, IC2 मतलब इंडिफरेंस कर्व दूसरा। इस तरह से आप एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व ले लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीन वक्र क्लियर हो गया होगा। पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे, फिर विशेषता, 3-4 विशेषता जितना आप लिख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद एक ग्राफ। उम्मीद है अगर ये आपको पूछेगा कि उदासीन वक्र से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन करें, तभी आपको ये आंसर कंप्लीट आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि पूछा सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में संबंध को रेखा चित्र से व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर रेखा चित्र से दिया है। ठीक है, और अगर ये रेखा चित्र नहीं भी लिखे तब भी आप लोग रेखा चित्र से के माध्यम से दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेखा चित्र जगह के अभाव के कारण नहीं है, अभी हम यहाँ पर आपको रेखा चित्र के माध्यम से क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमको पूछा क्या क्या है? सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। हम चाहेंगे कि डायरेक्ट सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को लिख भी सकते हैं, उसके बीच के रिलेशन को, लेकिन उसके पहले हमको ये चीज जानना जरूरी है कि सीमांत उत्पादन क्या है और औसत उत्पादन क्या है। अगर यदि आप ऐसा करते हैं, नहीं भी पूछे और ऐसा करते हैं, तो मार्क्स में आपको कहीं कटौती नहीं होगी। ठीक है, देखिए सीमांत उत्पादन जिसको हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं इंग्लिश में, MP, उत्पादन के एक अतिरिक्त साधन में वृद्धि करने से, मान लीजिए 4 उत्पादन के साधन है, एक अतिरिक्त उत्पादन के साधन लगा दिए और उस साधन को लगाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत उत्पादन। जैसे हम लोग पहले 5 वस्तु का उत्पादन कर रहे थे,
फैक्टर मेरे पास 4 था, 4 से बढ़ा दिए, एक 5 कर दिए, अरे 5 से बढ़ गया, दोनों के बीच में कितना हुआ 7, ये 5 था, ये 7 हो गया, तो दोनों के बीच में अंतर कितना का है 2 का। तो ये जो 2 होगा वो मेरा सीमांत उत्पादन का है, यानी अंतिम उत्पादन को सीमांत उत्पादन कहते हैं। दूसरा है औसत उत्पादन। तो कुल उत्पादन को उत्पादन के साधनों से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत उत्पादन कहते हैं। कहने का मतलब कि मान लीजिए मेरे पास 7 टोटल उत्पादन हुआ, 7 उत्पादन के साधन थे मेरा 5, दोनों को भागा दे दिए, जो शेषफल आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, औसत उत्पादन, जिसको एसी एवरेज कॉस्ट बराबर टीसी टोटल कॉस्ट बाय क्यू, क्यू फॉर क्वांटिटी, कितनी मात्रा थी उत्पादन। ठीक है, अब देखिए एमपी तथा एसी में संबंध। एमपी मतलब सीमांत उत्पादन और एसी मतलब औसत उत्पादन, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल, सॉरी एपी, यहाँ एपी होगा है ना, औसत उत्पादन है चूंकि एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन और औसत प्रोडक्शन, ठीक, एवरेज प्रोडक्शन। पहला क्या है कि प्रारंभ में औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन की तुलना में तेजी गति से वृद्धि होती है। अब कैसे, सो ये ग्राफ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चूंकि हमको रेखा चित्र के माध्यम से समझाने बोला है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जिस तरह हम बना रहे हैं उस तरह से आप भी बनाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जगह के अभाव के कारण हम वहां पर बना दे रहे हैं। ठीक, आप यहाँ पर नीचे इसको बेहतर ढंग से बड़ा रूप में बनाएंगे। ठीक, देखिए हमारा जो औसत उत्पादन जो होता है वो ये हमारा होता है सीमांत उत्पादन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एमपी। ठीक, सॉरी एक मिनट, ये हमारा एसी होता है। ठीक है, और ये मेरा होता है एमपी, जिसको हम मार्जिनल सीमांत उत्पादन कहते हैं। औसत उत्पादन जो होता है वो सीमांत उत्पादन की तुलना में तेजी गति से वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरा है सीमांत उत्पादन जब घटती हुई शून्य होती है। देखिए सीमांत उत्पादन जो है ना, जब घटती हुई जब शून्य हो रहा है, ठीक है, देखिए जब क्या होती है शून्य होती है तो औसत उत्पादन भी घटती है। देखिए यहाँ पर सीमांत उत्पादन इसको काट दिया है, ठीक, अरे जब नीचे आ रहा है घट रहा है, ठीक है, तो औसत उत्पादन क्या होता है, यहाँ के बाद अपने मैक्सिमम के बाद ये भी घटना शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं एपी। ये दूसरा हो गया संबंध। तीसरा है कि जब सीमांत उत्पादन, ठीक, ऋणात्मक हो जाती है, सीमांत उत्पादन देखिए यहाँ से नीचे नेगेटिव आता है, ये हो रहा है ऋणात्मक, तो क्या होता है औसत उत्पादन जो होता है में कमी होते रहती है, परंतु वह ऋणात्मक नहीं होती। ये ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता, यहीं तक रहेगा, और ऋणात्मक नहीं तो हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें छूटा हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या है कि जब सीमांत उत्पादन यहाँ पर जब एपी को काटता है तो लिखेंगे कि सीमांत उत्पादन जब औसत उत्पादन को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, तब औसत उत्पादन है ना कहाँ रहता है, अपने अधिकतम पर होता है। ठीक है, अपने अधिकतम पर होता है। ठीक, यानी कि सीमांत उत्पादन जैसे इसको यहाँ कट कर रहा है, ये औसत उत्पादन देख रहे हैं यहाँ पर अधिकतम हो रहा है, उसके बाद वो क्या होता है घटना शुरू होता है। ठीक है, तो ये है हमारा रिलेशनशिप एमपी और एपी में। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं फैक्टर, ठीक है, और इधर होता है एमपी एंड एपी। ठीक, इसको आप ऐसे सीधा में लिख लेंगे, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, जहां पर दिक्कत होगा आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, जैसे मार्केट चैप्टर से है, जैसे हम लोग प्रतियोगिता पढ़े, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता के फिर 3-4 पार्ट्स होते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट जो है पूर्ण प्रतियोगिता, जिसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोला जाता है, बोलते हैं। ठीक है, इसके विशेषता लिखिए। देखिए क्या होता है सो कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता निम्नलिखित है। पहला कि क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, क्रेता यानी खरीदने वाले और विक्रेता यानी बेचने वाले, इनकी संख्या जो होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अधिक होती है। अधिक नहीं, बहुत अधिक होती है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप बहुत अधिक, तो बहुत अधिक होती है। ठीक है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। दूसरा हम लोग विशेषता देखते हैं, फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। कहने का मतलब उस बाजार में कोई भी व्यापारी या कोई भी फर्म, ठीक है, जा करके स्वतंत्र रूप से अपनी वस्तु को बेच सकता है, और अगर यदि उसकी इच्छा हो, उसको लगता है कि हमको लॉस हो रहा है,
तो स्वतंत्र रूप से वो मार्केट छोड़ करके जा भी सकता है, ठीक है, किसी प्रकार का उस पर बैन नहीं है। तीसरा है क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। कहने का मतलब है कि बाजार का पूर्ण ज्ञान, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बाजार में कौन सी वस्तु कितने रुपए में बिक रही है, इसका पूर्ण ज्ञान होता है क्रेताओं को भी और विक्रेताओं को भी, ठीक है। वस्तु के मूल्य का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है कि वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो वस्तु के मूल्य का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है, ठीक। अब यहाँ इसको आप ग्राफ से समझ लीजिए, ठीक है। ये मेरा क्वांटिटी, इधर हम क्वांटिटी को दिखाते हैं, मात्रा को, इधर हम लोग प्राइस लेवल को दिखाते हैं। ये मेरा डिमांड कर्व है जो ऋणात्मक होता है, और ये मेरा सप्लाई करवाने पूर्ति वक्र है जो कि धनात्मक होता है नीचे से ऊपर, ठीक। और दोनों जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वही बिंदु वस्तु मूल्य का निर्धारण होता है, वहीं पर यही बिंदु संतुलन बिंदु होता है, और यहीं पर किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण होता है जिसे हम निर्धारित करते हैं कि इतना प्राइस इतना वस्तु, ठीक है। तो इस पॉइंट के साथ आप ग्राफ को देना ना भूलेंगे, ठीक है, इससे आपको बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट है वस्तु का मूल्य समान एवं अस्थिर रहता है, ठीक। वस्तु का मूल्य समान एवं अस्थिर करने का मतलब देखिए, आप बाजार जाइए, इधर क्वांटिटी दिखाया हुआ है, जैसे जनरली हम लोग मार्केट में क्या देखते हैं कि एक वस्तु का दाम है 10 रुपया, दो वस्तु लेते हैं 20 रुपया, तीसरा वस्तु तो बोलते हैं 2-4 रुपया कम कर दीजिए, वैसा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, आप चाहे इतना वस्तु खरीदिए, चाहे वस्तु की इतना मात्रा खरीदिए, चाहे वस्तु की इतना मात्रा खरीदिए, प्राइस फिक्स रहेगा, ठीक है, वही चीज दिखाया हुआ, ठीक। विक्रय लागत मौजूद नहीं होता। विक्रय लागत कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं उसको विज्ञापन खर्च जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर विज्ञापन लागत भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग प्रचार प्रसार जो करते हैं, प्रचार प्रसार की पूर्ण प्रतियोगिता में जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है और वहाँ पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज की कोई जगह नहीं होता, ठीक। सभी वस्तुएं समरूप होती है, होमोजेनियस प्रोडक्ट, जितने भी वस्तु होती है समरूप होती है, एक जैसे होती है, दूसरे तीसरे वस्तु के यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और लास्ट है वस्तु का मूल्य औसत लागत के बराबर होता है, ठीक है। औसत लागत कहने का मतलब वस्तु का जो मूल्य होता है P इक्वल टू AC एवरेज कॉस्ट, प्राइस जो होता है कम से कम लागत के बराबर ही होता है, ठीक। तो इस तरह से आपका ये एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता कंप्लीट होती है, और लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर के जो 3 प्रश्न थे वो भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में। अब क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, देखिए इसमें क्या है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको 5 नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, टोटल यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में है किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, यानी किसी वस्तु को जब हम डिमांड करते हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो देखिए आंसर, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक वस्तु की कीमत है, यानी कि हम देखेंगे कि वस्तु की कीमत कितनी है उसके अनुसार हम वस्तु को परचेज करेंगे। कीमत ज्यादा रहेगा उसको कम परचेज करेंगे, कीमत कम रहा तो आवश्यकता अनुसार ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम से उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाती है। जैसे यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, यानी प्राइस अगर यदि बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसकी मांग क्या होती है, डिमांड क्या होती है, घट जाती है। P इंक्रीज करता है तो डिमांड घटता है, तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो मांग उसको ऑटोमेटिक घटता है, और अगर प्राइस घटता है तो मांग बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा सबसे प्रमुख कारण क्या हो गया, वस्तु की कीमत। इसके अलावा कुछ प्रमुख कारण है, जैसे वस्तु की प्रकृति, यानी हम लोग देखते हैं कि वस्तु की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी के अनुसार उसका मांग में कमी वृद्धि होती है। मौसम में परिवर्तन, जैसे कर मतलब जैसे गर्मी के दिनों में आइसक्रीम, है ना, कोल्ड ड्रिंक ये सब ज्यादा बिकता है, वही ठंडा के दिन में जैसे होता है मौसम में परिवर्तन होता है तो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक ये सबका जो बिक्री होता है वो घट जाता है, ठीक है। स्थान पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन, स्थानापन्न कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए हम लोग पीते हैं चाय, चाय अगर मान लीजिए 5 रुपए का है, उसके जगह पर चाय की जगह हम लोग कॉफी का यूज करते हैं, कॉफी का उससे भी सस्ता दे देता है, तो चाय का ऑटोमेटिक क्या होता है, डिमांड घट जाता है या डिमांड में उसका परिवर्तन हो जाता है। अब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ठीक। अब मान लीजिए कोई उपभोक्ता है 10,000 रुपया कमा रहा है, 10,000 की जगह अचानक उसका सैलरी 15,000 रुपया हो जाता है, 15,000 रुपया मंथली कमाने लगता है, तो ऑटोमेटिक वो ज्यादा वस्तु को परचेज करना चाहेगा, जिसके कारण मांग को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें इसके 2 ग्रुप है, ए और बी। ए में औसत लागत से आप क्या समझते हैं, देखिए बहुत साधारण है, ठीक है। अरे उत्पादक द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन करने में उत्पादन के साधनों पर, तो उत्पादन के कितने साधन है, 4 से 5 साधन है, उन साधनों पर जो व्यय किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, वस्तु का उत्पादन लागत कहते हैं।
यानी किसी वस्तु को उत्पादन करने में जो कुल खर्च आती है, तो खर्च क्या चीज मांगे, उत्पादन के साधन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन लागत। इसका बी नंबर में है औसत लागत, जिसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, सीमांत लागत जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। में संबंध की व्याख्या के लिए तो दोनों को डिफाइन कर देते हैं। औसत लागत पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कि किसी फर्म में कुल उत्पादित वस्तु के उत्पादन में आई कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से, यानी कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, औसत लागत। एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होता है, टीसी बटा क्यू, यानी कुल लागत जो आता है सो उसको उत्पादन की मात्रा से भागा दे देंगे, ठीक है, प्रति इकाई वस्तु। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं, ठीक है, प्रति इकाई लागत मतलब हर एक वस्तु को उत्पन्न करके कितना लागत आए उसी को हम औसत लागत कहते हैं, ठीक। सीमांत लागत, सीमांत सीधा रूप में समझिए कि अंतिम वस्तु को उत्पादन करने में जो लागत आती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीमांत लागत। आपका डिफाइन कर दिया है, वस्तु के अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने में कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। क्योंकि ये आपका 2 मार्क्स का है और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन लंबा करना पड़ेगा। एमसी बराबर टीसीएन टोटल कॉस्ट एन, मतलब उसका होता है अंतिम संख्या आई एन माइनस 1, ठीक, ये हो जाता है सीमांत लागत। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। उसका हम लोग शुरू करते हैं पार्ट बी, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर 1 का खंड 1 कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलते हैं खंड 2 में, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र है ना, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ से आपको 48 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 52 मार्क्स का है खंड 1 से, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और इससे है 48 मार्क्स का जिसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका 46 से लेकर के 50 नंबर तक आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विश्व की महान मंदी किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए में है 1914, बी में है 1929, सी में 1939, डी में है 1945। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1929 ईस्वी में, ठीक है। 1929 या 1930 ईस्वी भी ऑप्शन दे सकता है, तो 1929 या 30 में एक मारिएगा, ठीक। 32 नंबर में है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। तो ए में मजदूरी, बी में है लाभ, सी में है हस्तांतरण भुगतान, डी में लगान। तो आपका ऑप्शन होगा सी, हस्तांतरण भुगतान, ठीक है, हस्तांतरण भुगतान। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन देख करके आप इसको ऑप्शन को देख लेंगे। 33 में सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है, ऑप्शन ए जमीन, बी में है सोना, सी में है मुद्रा, डी में है बैंक में सावधि जमा। तो तरल संपत्ति मतलब जो हमेशा रनिंग रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, मुद्रा, सबसे अधिक तरल संपत्ति, ठीक है। 34 नंबर है व्यवसायिक बैंक का कार्य कौन सा नहीं है, तो व्यवसायिक बैंक का कार्य इन चारों में से जमा स्वीकार करना है, साख का निर्माण भी करता है, एजेंट का भी कार्य करता है, मुद्रा निर्गमन का कार्य नहीं करता, मुद्रा निर्गमन। 35 नंबर क्वेश्चन, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है 1। 36 नंबर, यदि एमपीएस का मान 0.2 है, इसको हम 36 नंबर को सॉल्व करके आपको बता देते हैं, ठीक है। एमपीएस बराबर है 0.2, तो गुना का मान कितना होगा, सॉरी एमपीसी होना चाहिए, हाँ है ना, एमपीसी होना चाहिए, मिस्टेक से मेरा क्वेश्चन है। गुना का मान कितना होगा, तो गुना को हम लोग दिखाते हैं कैसे, के इक्वल टू होता है 1/1 माइनस सी, ठीक। तो 1/1 माइनस सी, सी मतलब एमपीसी, ठीक है, ये है 0.2, तो ये होता है 1/1 में 0.2 जाएगा तो होता है 0.8 पॉइंट होता है, यहाँ पर हो जाएगा 10/8। अब इसको डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 1.25। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है 1.25 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। गाड़ी की आवाज। क्वेश्चन नंबर 37 है सरकार की पूंजीगत आय के स्रोत कौन है इनमें से, ऋण की वसूली, विनिवेश से प्राप्त आय, सी नंबर में है कर, रही आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है, सी। 38 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है, ठीक है। तो भारतवर्ष में जो वित्तीय वर्ष की अवधि होती है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च।
ये क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन है, ठीक है। 36 39 व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है? तो ये होता है निर्यात माइनस आयात, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, निर्यात माइनस आयात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका, वस्तु का आयात, विदेशी निवेश आय, वस्तु का निर्यात, विदेशी ऋण। इसमें विदेशी ऋण शामिल नहीं होता, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, विदेशी ऋण। 41 में है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी J.M. केन्स होंगे इसका आंसर, J.M. केन्स। और ध्यान रहे J.M. केन्स द्वारा इस पुस्तक को 1936 ईस्वी में लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि J.M. केन्स द्वारा रचित पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी को कब लिखा गया था? ऑप्शन दे देगा आपका 4, उसमें रहेगा 1936, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना विधि नहीं है? इसमें आपका हो जाएगा उत्पाद विधि है, आय विधि है, प्रतिशत विधि नहीं होगा, ठीक है। सी नंबर प्रतिशत विधि, प्रतिशत विधि आंसर होगा, ठीक है। 43 निम्न में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन ये भी है, विनिमय का साधन भी है, स्थगित भुगतान का साधन भी है, कीमत स्थिरता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कीमत स्थिरता मतलब फिक्स रहता, ये नहीं है, ठीक है। 44 नंबर, भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? तो सभी जानते हैं RBI करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 45 नंबर में है राजकोषीय नीति का अंग कौन होते हैं? 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा कर नीति, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में नहीं समझ में आ गया होगा, है ना। जहां दिक्कत होगा आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक देखिए, आपका स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन होगा, है ना। अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्र खाली स्थान संबंधी निर्णय करता है। तो क्या निर्णय करता है? तो निर्णय करता है उत्पादन के कारक संबंधी निर्णय, ठीक है, उत्पादन के कारक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। 47 में वे वस्तुएं जो किसी वस्तु के उत्पादन कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है कहलाती है क्या? मध्यवर्ती वस्तु, है ना, मध्यवर्ती वस्तु, जिसको मध्य में प्रयोग किया जाता है, हम लोग तक आते हैं तो फाइनल गुड्स हो जाते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। 48 निवल निर्यात घरेलू आय का खाली स्थान फलन हुआ फलन है, तो हो जाएगा प्राथमिक, इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक फलन है। 49 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण कौन करता है? तो बिना सोचे समझे केंद्रीय बैंक, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा प्रसार पर कंट्रोल करता है, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है सरकार का बजट को घाटे का बजट कहा जाता है कब? जब सरकार की आय उसकी व्यय से क्या क्वेश्चन, सरकार की आय उसकी खाली स्थान से कम होती है, तो व्यय से कम होती है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा व्यय, या इसी को बोलते हैं हम लोग खर्च। तो खर्चा से अधिक उसका, सरकार की आय जो होता है उसका व्यय से कम हो जाती है, ठीक। तो उसको सरकार क्या होती है? घाटे के घाटे लॉस में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद है, और जो पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 25 है, पार्ट 1 में वीडियो पहले अपलोड कर दिया जा चुका है, उसको भी देख लेंगे जो नहीं देख होंगे तो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 59 तक पार्ट 3 वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको आप कंप्लीट करें, धन्यवाद।